दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसपीएससीएल कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन 20 जून से स्टार्ट हो रहा है और उसी क्रम में हमने आपको बेल्ट्रॉन का जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया था, क्योंकि टीसीएस ही वो एजेंसी थी जो कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम कंडक्ट कराई थी। इसीलिए हमने ये सोचा कि जो बेल्ट्रॉन का पीवाई की क्वेश्चन है वो आपको हम प्रोवाइड करा दें। तो फुल डिटेल सॉल्यूशन हमने आपको 25 सितंबर वाला जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया था और इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आया, इसलिए मैं ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये 5 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर मैं आपको डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। ये ऑफिशियल पेपर है, उसी का जो है क्वेश्चन हमने सभी यहाँ पे पहले से ही नोट कर लिया है। ओके, तो हम लोग डिटेल में अब बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है। 5 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट। ओके, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूजर ने अपने विंडोज कंप्यूटर में एक नया ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया है, लेकिन बूट करने के बाद सिस्टम उसे पहचान नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एडवांस समाधान सबसे उपयुक्त होगा। तो कह रहा है कि एक यूजर ने अपने कंप्यूटर में नया ग्राफिक्स कार्ड जो है इंस्टॉल किया। ग्राफिक्स कार्ड होता है जो गेम खेलने का काम आता है और जो कि आपके सिस्टम का ग्राफिक्स से रिलेटेड जो सभी सर्विसेज है वो ग्राफिक कार्ड ही देखता है। तो ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल किया है और जब वो सिस्टम को ऑन कर रहा है, मतलब रिबूट किया है, तो सिस्टम उसे पहचान ही नहीं पा रहा है कि यहाँ पे कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा है या फिर कोई कार्ड लगा भी है। तो नहीं पहचान रहा है तो वो क्या करना पड़ेगा, इसमें से कौन सा समाधान, कौन सा सॉल्यूशन जो है उपयुक्त होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग में जाकर सुनिश्चित करें कि ग्राफिक कार्ड इनेबल है या नहीं। तो कहने का मतलब है कि BIOS का सिस्टम में जो सेटिंग आता है वहां पे जाकर देख ले कि ग्राफिक कार्ड जो है वो इनेबल है या फिर डिसेबल है। अगर डिसेबल है तो उसे इनेबल करना पड़ेगा, यानी ऑन करना पड़ेगा। तो ये उसको करना पड़ेगा। यहाँ पे BIOS का फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और उसी से रिलेटेड एक होता है UEFI जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म नहीं पूछता है, जनरली इसका BIOS का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो वो आपने BIOS सेटिंग में जाकर चेक करेगा कि उसका ग्राफिक कार्ड का जो सेटिंग है वो इनेबल है या फिर डिसेबल है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और बाकी यहाँ पे विंडोज अपडेट से रिलेटेड आपको पता है कि ये ग्राफिक्स कार्ड को डिटेक्ट नहीं करता है। ये तभी उपयोगी है जब सिस्टम पहले से ग्राफिक कार्ड डिटेक्ट कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। MS वर्ड 2010 में डाटा के कॉलम को रो में बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। मतलब MS एक्सेल में मान लीजिए ये आपने रो बना दिया और यहाँ पे आपने कुछ कॉलम बना दिया। ओके, और कुछ जो डाटा है आपने कॉलम में मेंशन किया है और उसे रो फॉर्मेट में बदलना है, तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो यूज आपको करना होगा। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, मतलब पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज का विकल्प आपको यूज करना पड़ेगा। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्सेल में जब आप किसी डाटा को रो से कॉलम या कॉलम से रो में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने जो डाटा है ऐसे टाइप किया है, नाम डाला है, एज डाला है और सिटी डाला है ऐसे। ओके, ये किस चीज में डाल रहे हैं, आप रो में डाल रहे हैं। ओके, और इसे कॉलम फॉर्मेट में बदलना हो, इस फॉर्मेट में बदलना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन और उसके बाद में ट्रांसपोज वाला ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपोज कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। सबसे पहले डाटा को आप कॉपी करेंगे, ओके, जिसे आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं। फिर वहां जहां आप उसे रो या कॉलम के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे राइट क्लिक करेंगे, कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करेंगे। फिर आप विकल्प चुनेंगे पेस्ट स्पेशल का और उसके बाद में आप पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में ट्रांसपोज नाम का एक चेक बॉक्स होता है, वहां पे टिक कीजिएगा। तो जो टिक करने के बाद में ओके दबाइएगा तो जो आपका डाटा रो में होगा तो कॉलम में हो जाएगा और कॉलम में होगा तो रो में हो जाएगा। यही काम है ट्रांसपोज का, रो वाले डाटा को कॉलम में बदलना और कॉलम या फिर कॉलम वाले डाटा को रो में बदलना। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। MS एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला कॉपी करते समय यदि सेल रेफरेंस, मतलब जो सेल रेफरेंस है वो रिलेटिव हो तो क्या होता है। मतलब आपका जो सेल का रेफरेंस है वो सापेक्ष है तो वो क्या होगा। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वे नए सेल के सापेक्ष स्थिति के आधार पर बदल जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है
देखिए, मान लीजिए हमने ये एक्सेल खोल लिया। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई डाटा है, आप ये A1 सेल में डाल रहे हैं। जैसे कि इसको मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। कहने का मतलब आप कोई डाटा है जो A1 इसमें मान लीजिए आप डाल रहे हैं A1 सेल में, फिर आप यहाँ पे अगर उसी डाटा को A2 सेल में लाइएगा तो क्या होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर आपका नाम A1 है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर A1 आप लिखे हैं तो वही डाटा यहाँ पे जाएगा तो A2 के नाम से सेव हो जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए देखिए जैसे आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू A1 प्लस B1, और इसे किसी दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक्सेल अपने फॉर्मूला को एडजस्ट करता है ताकि वह नए सेल के पोजीशन के हिसाब से ये काम करे। इस प्रकार के रेफरेंस को क्या बोलिएगा आप, रिलेटिव रेफरेंस, मतलब कि सापेक्ष रेफरेंस बोलिएगा इसको। मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने ले लिया है। देखिए, मान लीजिए आपने सेल C1 में लिखा है ये फॉर्मूला A1 प्लस B1। ओके, अब आपने इस फॉर्मूला को C2 में कॉपी पेस्ट किया तो C2 के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। यही फॉर्मूला A की जगह 2 आ जाएगा और B की जगह भी 2 आ जाएगा, क्योंकि आपने ये C2 में यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। कॉलम नंबर यहाँ पे C है और जो रो नंबर है ये 2 है, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला अपने आप जो है एडजस्ट हो जाता है। यही होता है देखिए सापेक्ष यानी रिलेटिव रेफरेंस, जो पोजीशन के हिसाब से अपना जो है फॉर्मूला जो है बदल लेता है। यहाँ पे A1 में आप मान लीजिए A1 प्लस B1 लिखिएगा, वहीं जब आप यहाँ पे ले जाइएगा B2 में ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये है यहाँ पे मान लीजिए C में लाइएगा तो ये C2 प्लस ये C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये अपने पोजीशन के हिसाब से फॉर्मूला चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शॉर्टकट की से रिलेटेड है और ये बोल्ड का शॉर्टकट की पूछ रहा है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल प्लस बी। बाकी का मतलब आपको पता है, कंट्रोल प्लस आई जो है इटैलिक का जो है शॉर्टकट रूप होता है, इटैलिक का, और कंट्रोल प्लस यू होता है अंडरलाइन करने का, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा। ओके, तो ये है। और कंट्रोल प्लस ई किसका होता है, तो सेंटर अलाइन का होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में किसी शब्द पर डबल क्लिक करने का क्या अर्थ होता है, या यह किसे सेलेक्ट करता है। मान लीजिए कोई आपने शब्द लिखा है, जैसे कि आपने लिख दिया इसमें संदीप, और इसी पे आप कर्सर ले जाकर डबल क्लिक कीजिएगा, तो ये क्या होगा, तो ये इस शब्द को जो है सिलेक्ट करेगा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे है एकल शब्द को। जब आप किसी लाइन में एक जगह पे कर्सर रख के डबल क्लिक करते हैं तो जहां पे क्लिक करते हैं उस शब्द को जो है सिलेक्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए ये हमने कुछ शब्द लिखा है और इस लाइन पे हम हार्डवेयर पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये हार्डवेयर को ओनली जो है सिलेक्ट कर रहा है, यानी उस सिंगल वर्ड को सिलेक्ट कर रहा है। वहीं ट्रिपल क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो सिंगल क्लिक करने पे डबल क्लिक कीजिएगा तो एकल शब्द, और जब ट्रिपल क्लिक कीजिएगा तो जो है पैराग्राफ को सिलेक्ट करता है। और ये हमने लिख भी दिया है, ट्रिपल क्लिक करने पे पूरा पैराग्राफ जो है सिलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में डिफॉल्ट रूप से AZ कॉलम के बाद जो अगला कॉलम आता है वह होता है, ऑप्शन में दिया है BB, AB, BA और AA। तो देखिए ये जो कॉलम शुरू होता है, जैसे कि आपको पता होगा ये एक्सेल में कैसे चलता है, ये रो हो गया और ये हमने कॉलम डाल दिया यहाँ पे। तो कॉलम कैसे होता है, कॉलम होता है अल्फाबेटिकल ABCD ऐसे, और जो रो होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है, न्यूमेरिकल होता है। ओके, तो जब यहाँ पे ABCD ये जाते जाते Z तक जाएगा, उसके बाद में शुरू हो जाएगा आपका A, और A से शुरू होता है, क्योंकि आपका जो अल्फाबेट है यहाँ से खत्म हो जाता है। तो फिर से आपका 2 लेटर में शुरू होगा, पहला लेटर A रहेगा, दूसरा लेटर A रहेगा, फिर इसका अगला कॉलम आएगा AB, फिर इसका अगला कॉलम आएगा AC, फिर इसके अगला कॉलम आएगा AD, ऐसे करके जाएगा। ठीक है,
फिर जब ये ए जेड पे जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा, ये ए बी सी डी वाला सीरीज जो है यहाँ दूसरे अंक वाला समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या आएगा, देखिए जब जेड यहाँ से समाप्त हो गया और यहाँ पे ए है तो ए के बाद में आएगा बी, और बी के बाद में यहाँ पे, और जेड जो है, जेड भी इंड हो गया तो जेड के बाद में आएगा ए, तो बी ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ए। ये हमने समझा दिया है सीरीज कैसे काम करता है। देखिए ये यहाँ पे ये जो है, ये पहला कॉलम को ए बोला जाता है और 26वां कॉलम को जेड बोला जाता है। उसके बाद में आगे बढ़िएगा तो ए से शुरू होता है 27वां कॉलम, फिर आगे बढ़िएगा 28वां के लिए ए बी आता है, 28वां के लिए, फिर 29वां कॉलम के लिए ए सी आता है। ऐसे करते करते ये जाता है ए जेड तक। ओके, जब ए जेड तक जाता है उसके बाद नया सीरीज स्टार्ट होता है बी और ए का। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। कॉलम मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखिए ये है ना, ये कॉलम है ए बी सी डी ई, और नीचे क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये रो है, रो का नाम है। जब आगे बढ़िएगा जेड तक जाइएगा, देखिए यहाँ पे जब हम लोग जेड पे गए, जेड के बाद में क्या स्टार्ट हुआ, ए स्टार्ट हुआ, और यहाँ से देखिए ए के बाद में क्या आया, ये ए वाला सीरीज चलेगा पहला अंक का, और दूसरा जो डिजिट है वो ए बी सी डी ऐसे रहेगा। और जब ये जेड तक जाएगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, हाँ देखिए जब यहाँ पे ए से लेके जेड तक गया तो उसके बाद का सीरीज पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, क्योंकि जेड यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे ए आएगा, और ए के बाद में बी आएगा, उसके जस्ट अगला अंक आएगा। ओके, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस टैब में पेज बॉर्डर विकल्प होता है जिसमें बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स शामिल होता है, जो पेज बॉर्डर जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे MS वर्ड 2010 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और ये पेज बॉर्डर किस में होता है ये पूछा गया है। तो 2010 वाले MS वर्ड में ये पेज लेआउट वाले ऑप्शन में रहता था क्या, पेज बॉर्डर। लेकिन अभी जो है 2013 और उसके बाद वाला जो भी माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन आया उसमें पेज बॉर्डर किस में आता है, तो वो स्टाइल वाला जो टैब है उसमें आता है, या फिर डिजाइन वाला साइड टैब में आता है। ओके, डिजाइन वाला टैब में आता है। लेकिन जब MS वर्ड 2010 पूछ रहा है तो ये पेज लेआउट वाला जो है ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा, पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जो है पेज बॉर्डर पहले रहता था MS 2010 वाले में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में। अभी क्या किया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये अभी डिजाइन वाला टैब में चला गया है। यहाँ पे ये अभी डिजाइन MS वर्ड है, ये डिजाइन वाले टैब में अभी ये जो है पेज बॉर्डर का ऑप्शन दिखाता है यहाँ पे। ओके, जो पेज बॉर्डर है वो डिजाइन वाला में दिखा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2010 वाले में वो पेज लेआउट में दिखाता था, और अभी जो है डिजाइन टैब में दिखाता है 2013 और उसके बाद का जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+D का उपयोग क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कीबोर्ड में Ctrl+D का ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए Ctrl+D का यहाँ पे होता है शॉर्टकट सिलेक्शन को जो है भरने के लिए। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ Ctrl+D करने से क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने एप्पल यहाँ पे लिखा है, और आप चाहते हैं कि यही सेम चीज यहाँ पे कॉलम ये सेल नंबर A2 और A3 में आ जाए। तो आप क्या कीजिएगा, इन सबको सिलेक्ट करके और Ctrl+D जब आप प्रेस कीजिएगा तो देखिए सेम चीज जो है इसी इन सभी सिलेक्टेड जो सेल है उसमें भी फिल हो गया। तो ये ड्रॉप डाउन फिलिंग के लिए यूज किया जाता है। इसको यहाँ पे दिया है सिलेक्शन को भरने के लिए, लेकिन इसका एक और दूसरा नाम होता है जिसका बोला जाता है फिल डाउन, मतलब नीचे वाले सिलेक्शन में भरने के लिए, नीचे वाले जो भी सिलेक्ट किया हुआ सेल है उसमें फिल करने के लिए, भरने के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+D का उपयोग एक्सेल में फिल डाउन के लिए यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए हमने करके आपको समझा दिया क्या कैसे होता है। MS एक्सेल में A1 से A10 तक के सेल्स में मौजूद मानों यानी वैल्यूज को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला जाता है, यानी सम फंक्शन के बारे में बोला जाता है। तो देखिए जब भी आप यहाँ पे फंक्शन यूज कीजिएगा तो सम फंक्शन यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाता है SUM, और फिर ये ब्रैकेट होता है, और
फिर A1 से A10 तक जोड़ना है आपको, तो A1 होगा, फिर कॉलन होगा, उसके बाद में A10, ओके, और फिर जो है ब्रैकेट क्लोज होगा। तो ये आपका फंक्शन यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सम A1 कॉलन A10 और ब्रैकेट क्लोज रहेगा। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसको कॉलन बोला जाता है और इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है, या फिर हिंदी वाले जो कैंडिडेट हैं वो कोष्टक या ब्रैकेट बोलते हैं। इसको फॉर्मूला में इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बता दिया हमने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में विभाजित करके व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें हर सेक्शन में अलग अलग फॉर्मेटिंग हेडर या फुटर हो सकते हैं। एक और ध्यान दीजिएगा इसमें बात, ये क्वेश्चन में ही दिया गया कि सेक्शंस में विभाजित करके व्यवस्थित करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर जो है छिपा हुआ है क्वेश्चन में ही। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन ब्रेक, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखना है आपको, तो देख सकते हैं जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग अलग हिस्से में बांटना चाहते हैं तो हर हिस्से में अलग अलग लेआउट या फॉर्मेटिंग हो सके। जैसे कि पहले पेज में पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मतलब होता है कि पेज आप कैसे ओरिएंटेशन में ऐसे रहता है, और पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में ऐसे जो है लेटा हुआ ओरिएंटेशन होता है। तो ये ओरिएंटेशन होता है। ओके, दूसरे में लैंडस्केप हो या फिर पोर्ट्रेट हो, तीसरा में किसी सिलेक्शन में हेडर या फुटर अलग हो। अगर आप चाहते हैं तो आप जो है यूज कर सकते हैं सेक्शन ब्रेक। ओके, सेक्शन ब्रेक में क्या क्या ऑप्शन होता है, देखिए कहाँ मिलता है, तो पेज लेआउट टैब में जाने के बाद में लेआउट टैब में जाइएगा और उसके बाद में ब्रेक वहां पे मिलेगा। इसमें ये सभी ऑप्शन रहता है, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस पेज, इवेंट पेज और ऑड पेज, ये सभी जो है ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। यहाँ पे हमने दिखा दिया है। देखिए लेआउट टैब में जाइएगा, लेआउट टैब में यहाँ पे ब्रेक वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेज ब्रेक, और ये सभी इतना सारा ऑप्शन जो है अवेलेबल है। ये नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस जो हमने अभी आपको पढ़ाया है। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई यूजर्स अपने मॉनिटर का डिस्प्ले रिजोल्यूशन कैसे बदल सकता है। कहने का मतलब अपने डिस्प्ले का रिजोल्यूशन आपको सेट करना है, रिजोल्यूशन बदलना है, तो आप कैसे कीजिएगा। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल पैनल में जाकर आपको डिस्प्ले या डिस्प्ले सेटिंग का चयन करना होगा, तभी आप जो है डिस्प्ले का रिजोल्यूशन चेंज कर पाइएगा। एक और बात है, यहाँ पे देखिएगा तो सभी ऑप्शन कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं है, इसी ऑप्शन में डिस्प्ले है, तो आपको डिस्प्ले का रिजोल्यूशन बदलना है तो डिस्प्ले सेटिंग में ही जाना पड़ेगा। और डिस्प्ले का रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, तो कितने पिक्सल एक साथ दिखाई दे सकते हैं स्क्रीन पे, वो डिसाइड करता है डिस्प्ले का रिजोल्यूशन। इसे बदलने के लिए स्क्रीन की क्लैरिटी, साइज और आइकनों की विजिबिलिटी पर असर पड़ता है अगर आप बदलते हैं तो। इसे बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना होता है, सेटिंग ऐप में जाकर डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करके और रिजोल्यूशन वाला टैब में ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट करना होता है कि कितना रिजोल्यूशन आप जो है रखना चाहते हैं। ओके, जितना आप रिजोल्यूशन बढ़ाते जाते हैं उतना जो है क्वालिटी क्लियर होते जाता है, उसका पिक्सल्स बढ़ते जाता है और वो चीजें HD में दिखने लगता है। ओके, जितना कम कीजिएगा उतना कम जो है क्वालिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि MS पावर पॉइंट में अगर आप शुरुआत से एक नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस विकल्प का चुनाव करते हैं। तो देखिए पावर पॉइंट में जब नया प्रेजेंटेशन बनाने जाइएगा तो आप क्या लीजिएगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लीजिएगा। ब्लैंक मतलब एक खाली जो है प्रेजेंटेशन लीजिएगा। देखिए जो वर्ड होता है उसमें पेज होता है, ओके, पेज पे सभी चीजें लिखा जाता है, लेकिन जो पावर पॉइंट होता है उसमें पेज को क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेशन बोला जाता है, प्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए पावर पॉइंट हो गया, मैं इसे बैक कर देता हूँ। यहाँ से मैं पावर पॉइंट खोल के आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए जब आप पावर पॉइंट खींच लीजिएगा और आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ब्लैंक यानी खाली प्रेजेंटेशन जो है मिल जाएगा, और नए सिरे से यानी स्क्रैच से जो है आप नया चीजें डिजाइन कर सकते हैं, अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंप्यूटर में कंपाइलर का आउटपुट क्या होता है। देखिए कंपाइलर वो होता है जो कि
यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेज जैसे कि C++ हो गया या फिर जावा हो गया, इन सभी को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो ऐसे याद रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने वाला क्या होता है? कंपाइलर होता है। ओके, इसका जो लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? यहाँ पे मशीन कोड भी बोला जाता है, मशीन कोड भी बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मशीन कोड। ओके, यहाँ पे देखिए, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके, और यह कन्वर्सेशन एक ही बार में होता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल दिया जाता है, और जो आउटपुट मिलता है वह होता है मशीन कोड यानी 0 और 1 के रूप में इंस्ट्रक्शंस, जो कि CPU द्वारा यूज किया जाता है। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन कोड में बदलने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है कंपाइलर का। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, और एक तरह से और याद रख सकते हैं इसे, देखिए सोर्स कोड को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने वाला जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? तो वो कंपाइलर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फीचर यूजर्स को पासवर्ड के माध्यम से वर्कबुक में परिवर्तन करने से रोकने की सुविधा देता है? ओके, वर्कबुक में परिवर्तन करने से रोकने की सुविधा कौन देता है? तो ये आपका हो जाएगा वर्कबुक प्रोटेक्शन। मान लीजिए कोई आपने वर्कबुक तैयार किया है, कोई आपने डाटा उसमें डालकर, कोई अपना प्रेजेंटेशन, ये क्या है? एक्सेल है ना, तो आप अपना वर्कबुक तैयार किए हैं, आप किसी को आप जो है भेज दिए, और आप चाहते हैं कि वो आपके बिना परमिशन के उसमें चेंजेस ना कर पाए, तो उसके लिए यूज किया जाता है वर्कबुक प्रोटेक्शन, जिसमें पासवर्ड और भी सारी चीज़ें जो है फीचर जो है उसमें शामिल होता है। तो जब तक आप पासवर्ड नहीं बताइएगा तब तक वो आपके वर्कबुक में जो है कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। ओके, इसमें क्या कर सकते हैं? पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं, उसे चेंजेस से बचाने के लिए स्ट्रक्चर या विंडोज को बदलने से रोक सकते हैं, अनऑथराइज यूजर यानी जिसको कि आप परमिशन नहीं दिए हैं उसको सीट में ऐड करने, डिलीट करने या मूव करने से भी रोक सकते हैं। और ये सुविधा होता है रिव्यू टैब में जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कल वाले सेट में भी आया था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेल्ट्रॉन का हमने कराया था पिछले बार। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन डाटा अवरोधन यानी डाटा इंटरसेप्शन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? देखिए, डाटा इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी को डाटा भेज रहे हैं, आप फर्स्ट पर्सन हो गए और किसी दूसरे पर्सन के पास जो है डाटा आप जो है भेज रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो डाटा इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि जो थर्ड पर्सन या फिर जो हैकर होते हैं वो डाटा आपके बीच में ही चुरा लेते हैं, हैक कर लेते हैं, आपको डाटा बीच में ही चुरा लेते हैं, ब्रीच कर लेते हैं या फिर हैक कर लेते हैं। इसी को बोला जाता है डाटा इंटरसेप्शन। यानी आप किसी को डाटा जब भेज रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, तो बीच में ही जो है डाटा को अवरोध कर लिया जाता है, इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, जो है चोरी कर लिया जाता है। तो इसमें सबसे अधिक संवेदनशील कौन है? सबसे ज्यादा चोरी होने का खतरा सब किस में रहेगा, किस डाटा में? तो वैसे डाटा जो कि वायरलेस हो, जो कि बिना केबल के चल रहा हो, उसमें जो है सबसे ज्यादा चोरी होने का डर रहता है। ओके, और बाकी देखिए यहाँ पे जो दिया गया है केबल, तो केबल के माध्यम से जो डाटा जाता है वो जो है सेफ रहता है, और उससे भी सेफ रहता है यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक वाला जो डाटा जाता है वो। और DSL का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका फुल फॉर्म होता है, ये लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, वायरलेस कनेक्शन में डाटा हवा में रेडियो सिग्नल्स के रूप में ट्रांसफर होते हैं, और यहाँ पे डाटा इंटरसेप्शन यानी डाटा को बिना अनुमति के बीच में पकड़ना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, खासकर उस समय जब नेटवर्क वायरलेस हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान स्क्रीन के शीर्ष पर टूल बार होता है जिसमें विभिन्न टैब्स और कमांड होते हैं। तो ये बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कि सबसे ऊपर में, स्क्रीन के सबसे ऊपर में जो टूल बार होता है उससे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है रिबन।
तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस हो गया। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर में जो टूल बार दिख रहा है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग, रिव्यू, ये सभी जो ऑप्शन मिलता है, इन्हीं टाइप को जिसको हमने ये हाईलाइट किया है, इनको क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है रिबन। और एक रिबन में बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी ये व्यू वाला रिबन खुला है, तो व्यू वाले में देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट मोड, ड्राफ्ट, आउटलाइन, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एक रिबन टैब में। तो इसी को बोला जाता है रिबन, जिसमें ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ये सभी ऑप्शन होते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन ऑलरेडी हमने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक तेज और महंगी मेमोरी है जो मुख्य मेमोरी यानी रैम से डाटा की कॉपी या स्टोर करती है, जिन्हें सीपीयू द्वारा बार बार एक्सेस करने की आवश्यकता होती है? देखिए, जब आप कंप्यूटर में एक ही काम को बार बार करते हैं तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सीपीयू ना आपके जो डाटा स्टोर होता है रैम से जो है लेता है। सबसे पहले तो ये समझिए, रैम से डाटा लेता है कौन? सीपीयू। लेकिन जब बार बार एक ही काम को करते हैं ना, तो ये सीपीयू जो है डाटा रैम से ना लेकर एक कैशे मेमोरी से ले लेता है। कैशे मेमोरी से ले लेता है, और ये इसलिए लेता है क्योंकि ये रैम और सीपीयू के बीच में लगा होता है कैशे मेमोरी। और ये जो छोटा मोटा फाइल होता है वो सीपीयू कैशे मेमोरी से डायरेक्ट ले लेता है, ताकि जो है अच्छे से वर्क कर सके और फास्ट काम कर सके। तो जल्दी से इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए सीपीयू जो है कैशे मेमोरी से डाटा ले लेता है, और सबसे फास्ट ये मेमोरी होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कैशे मेमोरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब सीपीयू को बार बार किसी डाटा की जरूरत होती है तो वह हर बार रैम से डाटा लेने की जगह कैशे मेमोरी से सीधे एक्सेस करता है, जिसमें प्रोसेसिंग तेज हो जाती है, यानी फास्ट आपका प्रोसेस जो है करके वो आपका जो भी चीजें है वो डिस्प्ले कर देता है, दिखा देता है। कैशे मेमोरी की विशेषताएं होती है कि रैम से तेज होता है, आकार में बहुत छोटा होता है, कुछ केबी या फिर कुछ एमबी का, कीमत बहुत महंगा होता है इसका, और सीपीयू के बहुत नजदीक स्थित होता है, कुछ तो सीपीयू चिप में इम्बेडेड भी होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी टैब में वर्कबुक, वर्कशीट और स्पेसिफिक सेल को प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट करने के विकल्प होते हैं? तो देखिए, जो प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करने का विकल्प है वो यहाँ पे रिव्यू टैब में होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जो रिव्यू टैब है ये यहाँ पे क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? तो कोई जो है एडिट ना कर सके, वर्कशीट डिलीट या फिर ऐड ना कर सके, और फार्मूला कोई ना छेड़ सके, इसके लिए जो है इसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जो है आप पासवर्ड यूज किया जाता है, जिससे कि बिना परमिशन के कोई भी आपके वर्कबुक के जो आपका फाइल है उसे छेड़छाड़ ना कर सके। यहाँ पे देखिए, रिव्यू वाले टैब में जाने के बाद में प्रोटेक्ट वर्कबुक वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नेक्स्ट देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेक्शन ब्रेक का नहीं है? इसमें से सेक्शन ब्रेक में कौन सा विकल्प जो है अवेलेबल नहीं होता था माइक्रोसॉफ्ट 2010 में? तो सेक्शन ब्रेक का में कौन सा विकल्प नहीं होता था? ये पैराग्राफ ब्रेक जो है नहीं रहता था। कंटिन्यूअस, ऑड पेज और इवन पेज, ये तो तीनों जो ऑप्शंस है वो सेक्शन ब्रेक में अवेलेबल रहता है, लेकिन पैराग्राफ ब्रेक का नाम का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो ऑप्शन रहता है कंटिन्यूअस, ऑड पेज और इवन पेज का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक और पेज होता है, उसमें नेक्स्ट पेज बोला जाता है। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज क्या नहीं अवेलेबल रहता है? तो पैराग्राफ ब्रेक नाम का कोई जो है नहीं रहता है, ये अवेलेबल नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि एमएस एक्सेल के स्टेटस बार में निम्न में से कौन सी सेल मोड स्टेट नहीं दिखाती है? जो एमएस एक्सेल का स्टेटस बार होता है उसमें कौन सा जो है सेल का जो मोड है वो नहीं दिखाता है? तो ये यहाँ पे स्टार्ट मोड नाम का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंटर, एडिट और रेडी नाम का यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक फाइल भी लगाया है। ये नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं स्टेटस बार, और स्टेटस बार में अभी स्टेटस क्या दिखा रहा है? रेडी दिखा रहा है, यानी सेल में आप लिखने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे देखिएगा तो ये जब आप यहाँ पे जब सिलेक्ट कीजिएगा तो रेडी दिखाएगा, और कुछ जब लिखने लगिएगा, जब आप कुछ लिखने लगिएगा तो इंटर यहाँ पे दिखाएगा। तो ऐसे ही ये स्टेटस जो है चेंज होते रहता है अलग अलग हिसाब से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में से 22 है, कौन से विकल्प आपको कंप्यूटर में समय और दिनांक की सेटिंग बदलने की सुविधा देता है? समय और दिनांक की सेटिंग आपको कंट्रोल पैनल में मिलता है, जहां पे टाइम एंड लैंग्वेज वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। वहां पे कंप्यूटर में टाइम और डेट जो है सेटिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि यदि आप मुख्य टाइटल और सब टाइटल के साथ साइड बाय साइड दो कंटेंट एरिया वाली स्लाइड चाहते हैं तो आपको एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से किस लेआउट का चयन करना होगा? यहाँ पे देखिए, साइड बाय साइड दो कंटेंट एरिया का स्लाइड चाहते हैं। साइड बाय साइड आप दो कंटेंट एरिया का स्लाइड चाहते हैं कि दोनों साइड पे ऐसा कंटेंट दिखे, इसमें और इसमें। तो यहाँ पे दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों के लेआउट से। तो ये कंपैरिजन वाला जो है लेआउट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तुलना वाला जो लेआउट है वो सिलेक्ट करना होगा। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल हमने मेंशन कर दिया है, और पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से और डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। इंटरनेट प्रौद्योगिकी यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का प्राथमिक कार्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसी का जो है काम पूछा है कि डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम होता है। तो देखिए, जो डोमेन नेम सिस्टम होते हैं उनका काम होता है आईपी एड्रेस में जो है अनुवाद करने के लिए। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम होता है डीएनएस का। तो जब भी आपको डोमेन नेम सिस्टम का काम पूछे, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यानी जो भी आपका डोमेन नेम है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, देखिए जैसे कि ये आपका डोमेन नेम होगा www.google.com, और इसको आईपी एड्रेस में, ऐसे आईपी एड्रेस में बदलने का काम होता है किसका? डोमेन नेम सिस्टम का। तो ध्यान रखिएगा, डोमेन नेम सिस्टम का काम है डोमेन को आईपी एड्रेस में चेंज करना। डोमेन क्या होता है? तो ये जो आपने गूगल या फिर किसी भी वेबसाइट का जो लिंक होता है वो डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम जो वेबसाइट का नाम होता है, और उसको ये न्यूमेरिक में चेंज करने के लिए यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस न्यूमेरिक होता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यूजर टाइप करता है www.example.com, तो डीएनएस जवाब देता है ये आईपी एड्रेस दिखा देगा आपको, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एमएस वर्ड में अलाइन राइट का अर्थ क्या होता है? एमएस वर्ड में अलाइन राइट का अर्थ होता है विषय वस्तु को दाएं मार्जिन के साथ अलाइन करना। ओके, इधर से देखिए राइट मार्जिन के साथ में जो है अलाइन करके लिखने लगता है अगर आप अलाइन राइट करते हैं तो। ओके, करेक्ट आंसर वहां पर हमने बता दिया। और यहाँ पे देखिए Ctrl+R होता है इसका शॉर्टकट रूप, टेक्स्ट दाएं मार्जिन से सटा हुआ होता है। Ctrl+E होता है सेंटर अलाइन का शॉर्टकट, और अलाइन लेफ्ट होता है Ctrl+L, जस्टिफाई होता है Ctrl+J। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल हम लोग का मान लीजिए कि ये पेज है, तो जब अलाइन राइट कीजिएगा तो ये इधर से जो है लिखाएगा, इधर से अलाइन होते रहेगा। एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूजर्स को सीधे प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड पर ले जाता है? तो प्रेजेंटेशन के सीधे अंतिम स्लाइड पर ले जाने के लिए यहाँ पे जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+Ind होता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे बहुत सारा जो है बना दिया यहाँ पे स्लाइड, यहाँ पे तो आपको अगर यहाँ से Ctrl+ जब इंड क्लिक कीजिएगा, Ctrl+Ind, तो देखिए ये स्लाइड नंबर 6 पे चला गया, जो कि सबसे अंतिम स्लाइड है। तो यही इसका काम होता है। ओके, डिटेल में नहीं बताएंगे, ये सभी चीजें आप देख लीजिएगा। Ctrl+Home होता है पहली स्लाइड पर जाने के लिए, Ctrl+Ind होता है जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए। F5 से पूरा प्रेजेंटेशन शुरू किया जाता है पावर पॉइंट में, और Shift+F5 होता है करेंट स्लाइड से स्लाइड शुरू करने के लिए। स्लाइड से शुरू करने के लिए जो है Shift+F5 होता है, और Alt+Shift+F5 होता है प्रेजेंटर व्यू ओपन करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि एप्पल के आईफोन और आईपैड में उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? एप्पल के आईफोन और आईपैड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो होता है iOS। ये ऑफिशियल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? एप्पल और आईफोन का। एप्पल और आईफोन का जो है ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। ओके,
देखिए आगे बढ़ते हैं। आईपैड ओएस चलता है, आईफोन का हमने बता दिया। मैकबुक में जो है मैक ओएस चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एप्पल वॉच में जो है वॉच ओएस चलता है, और एप्पल टीवी में टीवी ओएस चलता है, जो कि इसी से सब रिलेटेड है, एप्पल के ही सभी प्रोडक्ट होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में प्रेजेंटेशन में स्लाइड लेआउट बदलकर निम्न में से किसे सीधे डायरेक्टली नहीं बदला जा सकता है। अब स्लाइड लेआउट आप बदलिएगा तो इसमें क्या जो है नहीं बदलेगा। तो स्लाइड लेआउट बदलने पर यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है, स्लाइड लेआउट आपको बदलना है। तो स्लाइड लेआउट बदलिएगा तो स्लाइड लेआउट बदलने पे प्लेस होल्डर की स्थिति बदल सकते हैं, कि कहाँ पे जो चीजें है प्लेस है वो बदल सकते हैं। सामग्री में क्षेत्रों की संख्या बदल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए स्लाइड पृष्ठभूमि रंग, यहाँ पर रंग तो कभी नहीं बदलेगा जब लेआउट आप चेंज कीजिएगा तो। ओके, इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और टेक्स्ट अलाइनमेंट आप बदल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्लाइड पृष्ठभूमि रंग। क्योंकि किसी भी चीज को बैकग्राउंड बदलने के लिए आपको बैकग्राउंड के कलर वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ना कि लेआउट में। तो लेआउट से ये सभी चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए स्लाइड लेआउट में आप टाइटल स्लाइड बदल सकते हैं, टू कंटेंट कंपैरिजन, इन सभी में जो है आप चीजें जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर आप स्लाइड का बैकग्राउंड कलर आप नहीं चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैकग्राउंड कलर वाला ऑप्शन में जाकर चेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में जब आप मेल मर्ज कर रहे होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी लेवल्स में प्राप्तकर्ताओं की यानी रिसीवर्स की जानकारी सही ढंग से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल पहले लेवल में मर्ज फील्ड डालें और फिर सभी लेवल्स में उसे लगाने के लिए अपडेट लेवल बटन पर क्लिक करें, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जब हम मेल मर्ज वाला ऑप्शन जो क्वेश्चन था उसको हमने अच्छे से बताया था, तो उसमें इन सभी प्रक्रिया को हमने बताया था कि मेल मर्ज क्या होता है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। एमएस एक्सेल में क्वेश्चन नंबर 30 है कि एमएस एक्सेल में डाटा को रिप्लेस बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का जो है यूज किया जाता है। जब आप डाटा को फाइंड एंड रिप्लेस करना होता है एमएस एक्सेल में, तो उसके लिए Ctrl+H जो है शॉर्टकट की इसका होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए रवि को राजू से बदलना है, या फिर 2022 को 2025 करना है, या फिर सभी जीरो जहाँ पे है वहाँ पे सेल को खाली करना है, खाली से रिप्लेस करना है, तो इसके लिए Ctrl+H जो है शॉर्टकट की होता है। इसे बोला जाता है फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी कॉलम का आकार उसके कंटेंट के अनुसार शीघ्रता से कैसे बदल सकते हैं। एक्सेल में किसी कॉलम का आकार से कंटेंट के अनुसार शीघ्रता से कैसे बदल सकते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कॉलम सीमा पर डबल क्लिक करके। देखिए कॉलम में आकार उसके कंटेंट के जितना आप लिख रहे हैं उस हिसाब से कॉलम आप कैसे सेट कर सकते हैं शीघ्रता से, हम आपको लाइव करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। ओके, देखिए और मान लीजिए कि ये कॉलम यहाँ इतना चौड़ाई है, यहाँ बी वाले कॉलम का, ये देखिए ध्यान से, आप ज्यादा मान लीजिए वर्ड लिखना है तो आप मान लीजिए कॉलम ये पार करने लगा, तो आप चाहते हैं कि इसी के हिसाब से कॉलम इतना बड़ा इतना चौड़ा हो जाए, तो कैसे कीजिएगा, बी वाले कॉलम पे जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी के राइट साइड में, बी वाले कॉलम के ऊपर में राइट साइड में यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, तो ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो क्या आंसर होगा, कॉलम सीमा पर डबल क्लिक कीजिएगा। जो कॉलम का ऊपर वाला सीमा होता है यहाँ पे राइट साइड में डबल क्लिक कीजिएगा तो अपने से एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलाइनमेंट टैब के टेक्स्ट कंट्रोल सेक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदान नहीं किया गया है। किसमें, अलाइनमेंट टैब में कौन सा विकल्प नहीं रहता है, ये पूछा गया है। देखिए अलाइनमेंट टैब में ये श्रिंक टू फिट रहता है, मर्ज सेल रहता है, रैप टेक्स्ट रहता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर वाला विकल्प जो है उसमें नहीं रहता है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। ओके, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 33 कि एमएस एक्सेल में खाली स्थान फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जो किसी विशिष्ट प्रतिबंध या मानदंड यानी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो देखिए सेलों की संख्या जब आप काउंट करते हैं अपने शर्त के अनुसार, तो वो काउंट इफ जो फंक्शन होता है इसका यूज किया जाता है, काउंट इफ फंक्शन। इफ जो है ये दिखाता है कि आप क्या शर्त रखें उसमें,
जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, इसका आंसर पहले टिक कर देते हैं, काउंट इफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जैसे कि जब एक्सेल में सिर्फ उन्हीं सेल्स को गिनना चाहते हैं जो किसी एक तय मानदंड को पूरा करते हैं, जैसे 50 से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट की संख्या को आप काउंट करना चाहते हैं, या फिर बंगलोर जिसमें लिखा गया है उन सेल की संख्या को आप काउंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप काउंट इफ वाले फंक्शन का यूज जो है कीजिएगा। ओके, यहाँ पे ये उदाहरण दे दिया है, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। 34 देखते हैं, एमएस एक्सेल वर्कबुक में टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज किया जाता है। फॉन्ट का टाइप मतलब कि किस फॉन्ट में लिखना है, फॉन्ट का जो नाम आता है जैसे एरियल हो गया या कैलिब्री हो गया या फिर अलग अलग फॉन्ट आता है, तो उस फॉन्ट को डायरेक्टली चेंज करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, इसका होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ जो है शॉर्टकट की होता है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर मैनुअली आप जाना चाहते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, उसका तरीका है तो होम टैब में यहाँ पे फॉन्ट ड्रॉप डाउन से कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ क्लिक कीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, एक सेकंड देखिए, एमएस एक्सेल खोलें, यहाँ पे फॉन्ट वाले होम में यहाँ पे फॉन्ट वाले ड्रॉप डाउन से कर सकते हैं, ऐसे फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ क्लिक कीजिएगा तो देखिए फॉन्ट वाला ऑप्शन खुल गया, यहाँ से आप अपना फॉन्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फॉन्ट आप रखना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ये छूट रहा है क्या क्वेश्चन, नहीं ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार इंटरनेट कनेक्शन तकनीक के लिए एक विशेष प्रकार के मॉडेम का उपयोग किया जाता है जिसे केबल मॉडेम कहा जाता है, और जो कोएक्सियल केबल आधारित टेलीविजन जैसे संरचना का उपयोग किया जाता है। जो कल सेट हमने कराया था उसमें भी कोएक्सियल केबल और केबल मॉडेम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, तो इसका भी जो आंसर होगा वो केबल ब्रॉडबैंड भी ही हो जाएगा, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है कल वाले जैसा ही। ओके, तो इसका केबल ब्रॉडबैंड आंसर हो जाएगा। देखिए केबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि कोएक्सियल टेबल हमने दिखाया था, जो डीटीएच जो आपके घर में होता था, डीटीएच जो कि सेटअप बॉक्स में लगता था, उसी जैसा केबल होता है का उपयोग करती है, जिसमें जो मॉडेम लगाया जाता है वह कहलाता है केबल मॉडेम। यह मॉडेम आपके घर तक आने वाली टीवी सिग्नल को इंटरनेट डाटा सिग्नल में बदलता है। यह सेवा आमतौर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जाती है, जैसे हैथवे, डेन आदि, ये सभी कंपनी आईएसपी का नाम है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके जो एयरटेल और जियो है ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है एक तरह से, जो आपको डाटा पैक अवेलेबल कराते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में मेल मर्ज के मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट की कुल संख्या कितनी होती है। तो मेल मर्ज की जो कुल संख्या होती है वो 3 होती है, ये ध्यान रखिएगा। मेल मर्ज से रिलेटेड यहाँ पे सभी सेट में 1-2 क्वेश्चन जो है बेल्ट्रॉन में पूछा गया है। तो मेल मर्ज के 3 घटक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मेल डॉक्यूमेंट जो कि मुख्य दस्तावेज, दूसरा होता है डाटा सोर्स यानी डाटा स्रोत, और तीसरा होता है मर्ज फील्ड वाला ऑप्शन। इन तीनों को के सहयोग से ही मेल मर्ज काम आता है। क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फंक्शन आपको एकाधिक स्क्रीन ऑब्जेक्ट जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेज, शेप्स, इमेजेस आदि को एक साथ ग्रुप करने की सुविधा देता है, ताकि आप उन्हें एक यूनिट में एक रूप में मूव और फॉर्मेट कर सके। यानी ग्रुपिंग करने का सुविधा कौन सा ऑप्शन देता है, जिससे कि एक ही बार में किसी सभी ऑब्जेक्ट को या फिर टेक्स्ट को एक बार मूव कर सके एक ही साथ में, या फिर उसे एडिट कर सकें या फॉर्मेट कर सकें। तो ये ग्रुपिंग वाले ऑप्शन में अवेलेबल रहता है। ओके, ग्रुपिंग यहाँ पे देखिए, ग्रुपिंग से क्या कर सकते हैं, सभी को सिलेक्ट लीजिएगा तो एक साथ ये मूव होगा, एक ही फॉर्मेट पर फॉर्मेटिंग सब पर लगेगा। यानी फॉर्मेटिंग का मतलब होता है स्टाइल, सबका फॉन्ट एक ही जैसा होगा, सबका कलर एक ही जैसा होगा। ओके, यहाँ पे साइज, रोटेट आदि एक ही बार में हो सके, तो ये ग्रुपिंग वाले ऑप्शन में अवेलेबल रहता है। ये कहाँ पे रहता है, देखिए सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कैसे काम करता है ये बताया गया है। कंट्रोल दबाकर सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें या ड्राइंग टूल में जाकर फॉर्मेट टैब में जाएं, वहां से क्लिक करें ग्रुप, और उसके बाद में ग्रुपिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट पर शैडो इफेक्ट लागू करने की सुविधा देता है। तो शैडो इफेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, टेक्स्ट इफेक्ट वाले जो ऑप्शन है वहां पे शैडो इफेक्ट यानी छाया जो है, जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं ना तो वहां पे छाया यहाँ पे बनता है, तो उसको छाया इफेक्ट बोलते हैं, शैडो इफेक्ट बोलते हैं। वो टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन में देखने को आपको मिल जाता है।
ओके, यहाँ पे होम टैब में अवेलेबल रहता है। होम टैब में जाइएगा, फिर फॉन्ट ग्रुप, फिर टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफिक पे सेलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पे शैडो का ऑप्शन रहता है, फॉन्ट शैडो का। MS वर्ड 2007 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट में बोल्ड फॉर्मेटिंग यानी गाढ़ा अक्षर लागू करने के लिए किया जाता है? तो ये बोल्ड का जो है शॉर्टकट की पूछ रहा है, Ctrl+B इसका आंसर हो जाएगा। ओके, Ctrl+S होता है किसी फाइल को सेव करने के लिए और Ctrl+E होता है अंडरलाइन करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे हाँ ये दो ही जो है शॉर्टकट की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। ओके, ये Ctrl+1 ये लाइन स्पेसिंग को सिंगल करता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। MS एक्सेल में यदि आप एक कस्टम सेल स्टाइल बनाते हैं और बाद में उस स्टाइल की विशेषताओं को संशोधित यानी मॉडिफाई करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही तरीके से उन सभी सेल्स पर स्वचालित रूप से अपडेट लागू हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। सेल स्टाइल गैलरी में स्टाइल को संशोधित करना पड़ता है और उस स्टाइल का उपयोग करने वाले सभी सेल्स पर परिवर्तन स्वतः लागू हो जाएगा, यानी खुद ब खुद यानी ऑटो जो है सभी परिवर्तन एक बार में लागू कराना चाहते हैं तो सेल स्टाइल गैलरी में स्टाइल को जो है आप चेंज कीजिएगा, संशोधित कीजिएगा, माने एडिट कीजिएगा, तो एक ही बार में सभी स्टाइल पे जो है वो परिवर्तन लागू हो जाता है। इसके बारे में डिटेल हमने दिया है, ये कैसे काम करता है। तो होम टैब में यहाँ पे सेल स्टाइल ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जिस स्टाइल को बदलना है उस पर राइट क्लिक करें और मॉडिफाई पे क्लिक करें, फिर उसके बाद में ओके करें, उसके बाद में जो आपका है ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा, डन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन में रिमोट या ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है? तो सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, विकल्प में भी सैटेलाइट है। ये क्या क्वेश्चन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर सैटेलाइट ही हो जाएगा और ये जस्ट ऐसा ही दिया हुआ है, हमने उसमें भी देखा था क्वेश्चन में भी, तो ये सैटेलाइट हो जाएगा। देखिए क्या होता है, कहीं रूरल एरिया में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में या फिर जो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, जो बहुत कटे हुए इलाके हैं, दूरस्थ जो जहाँ पे जल्दी लोगों का पहुँच नहीं है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत नहीं गया है, वहाँ पे लोगों तक इंटरनेट पहुँचाने के लिए सैटेलाइट ही सबसे उत्तम जो है जरिया माना जाता है। सैटेलाइट के थ्रू आप डायरेक्टली जो है वहाँ पे इंटरनेट भेज सकते हैं। आप देखे होंगे जो लोग जंगल में कभी जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो लोग अपने साथ सैटेलाइट फ़ोन रखते हैं, क्योंकि इसको किसी नेटवर्क टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट सैटेलाइट से ही कनेक्ट हो जाती है। ओके, तो सैटेलाइट है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। MS वर्ड में मेल मर्ज के दौरान जब मेलिंग लेबल बनाए जाते हैं और यूजर्स देखता है कि कुछ लेबल गलत डेटा प्रदर्शित कर रहे हैं या एक लेबल का डेटा पड़ोसी लेबल में रन हो रहा है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है? यह भी मेल मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। मेल मर्ज सेटअप में लेबल डायमेंशन वास्तविक लेबल शीट से मेल नहीं खाती है। सही लेबल टाइप सिलेक्ट करें और MS वर्ड में लेबल लेआउट पे एडजस्ट करें। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, जो लेबल का डायमेंशन है वो मेन जो रियल वाले लेबल शीट है उससे मेल नहीं खाता है, उससे मैच नहीं होता है, इसीलिए प्रॉब्लम आता है। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि लेबल टाइप सिलेक्ट करें और MS वर्ड में लेबल लेआउट वाला जो ऑप्शन है वहां से इसे एडजस्ट कर लें, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। डिटेल में हमने ये चीजें लिख दिया है, PDF भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो फाइल एक्सप्लोरर जो है आप क्यों यूज करते हैं? तो फाइल को मैनेज करने के लिए अब ऑप्शन ढूंढना है कि किस प्रकार के ऑप्शन जो है दिया गया है। तो प्रोग्राम को स्टार्टअप करने के लिए नहीं होगा, सिस्टम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए ये भी नहीं होगा, हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना ये भी नहीं होगा। तो ये फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू आप फाइल को कॉपी कर सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं और भी फाइल से रिलेटेड चीजें जो है आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर फाइल मैनेज करने का काम आता है फाइल एक्सप्लोरर। नेक्स्ट देखते हैं कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का विकल्प का कार्य क्या होता है? स्लाइड लेआउट जो होता है ऑप्शन, उसका कार्य क्या होता है? स्लाइड लेआउट का कार्य होता है किसी स्लाइड पर कंटेंट के लेआउट का चयन करना। किसी भी स्लाइड पर कंटेंट के लेआउट का चयन करना। मान लीजिए आपने ये एक स्लाइड लिया
और चाहते हैं कि आपका कंटेंट कहाँ पे दिखे। मान लीजिए चाहते हैं इतना दूर पे दिखे तो ये अलग लेआउट हो गया, आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ दिखे वर्गाकार तो ये अलग लेआउट हो गया। ओके, आप चाहते हैं ऐसा पोर्ट्रेट दिखे तो ये अलग लेआउट हो गया। तो ये लेआउट का चयन करने के लिए यूज किया जाता है किसी स्लाइड पर, कंटेंट के लेआउट का। कंटेंट मतलब जो चीज़ें आप यहाँ पे लिखते हैं या जो आप ड्राइंग करते हैं या जो फोटो या टेक्स्ट जो है आप वहाँ पे लिखते या पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, मतलब कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस बताना है, इनपुट डिवाइस बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन दिया गया था और इसका आंसर उसमें दिया गया है यूएसबी ड्राइव है, लेकिन देखिए ध्यान से देखिएगा तो माइक्रोफोन जो है वो भी इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि माइक्रोफोन भी क्या करता है, कंप्यूटर को इनपुट देता है। अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये किस चीज से कर रहे हैं, माइक्रोफोन यानी माइक से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर क्या करता है, जो भी कंप्यूटर का ये आउटपुट देता है एक तरह से। क्या इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट के रूप में साउंड निकलता है। ओके, मॉनिटर या डिस्प्ले क्या होता है, ये मॉनिटर ये करता है, ये मॉनिटर ये डिस्प्ले करता है सभी चीजें जो भी कंप्यूटर में घटित हो रहा है, ये घटना उनको ये है जो है दिखाता है, तो ये भी दिखाने का काम करता है, ये भी इसका आउटपुट हो गया। तो जो इनपुट डिवाइस हो गया वो यूएसबी ड्राइव भी हो सकता था, माइक्रोफोन भी हो सकता था, लेकिन उसने यूएसबी ड्राइव आंसर माना है। ओके, तो देख सकते हैं आउटपुट डिवाइसेज वो होती हैं जो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे मानव के लिए उपयोगी फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। जैसे मॉनिटर ये विजुअल दिखाता है, या स्पीकर ऑडियो का आउटपुट देता है, प्रिंटर जो है पेपर आउटपुट देता है। तो ये तीनों क्या हो गए, आउटपुट डिवाइसेज। ओके, यूएसबी ड्राइव क्या है, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ये याद रखिएगा। और माइक्रोफोन जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे ये गलत टिक हुआ है, ये इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ऐसा कार्य का उदाहरण क्या है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बजाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। तो देखिए हमने कल आपको एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर का प्रकार पढ़ाया था। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे कि एप्स बोला जाता है। एप्स जो होते हैं स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आप YouTube सुनते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए YouTube हो गया, इसका अलग पर्पज है। आप कैम स्कैनर यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, तो इसका भी अलग पर्पज हो गया। MX प्लेयर यूज करते हैं वीडियो उसमें चलने के लिए, एक तरह का वीडियो प्लेयर है। ओके, तो अलग अलग पर्पज के लिए जो चीजें यूज होता है वो एप्लीकेशन कहलाता है, एप्स यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जो है इसमें हार्डवेयर को एक तरह से ये मैनेज करता है। ओके, हार्डवेयर को मैनेज करने का काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में मिलकर ही जो है हार्डवेयर ये चलते हैं। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम आप समझ गए होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बजाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा कौन सा काम किया जाता है, तो इंटरनेट ब्राउज करना। ये इंटरनेट ब्राउज किससे करते हैं, किसी ना किसी ब्राउजर से करते हैं। ब्राउजर में क्या आ सकता है, या तो क्रोम ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर, या फिर मोजाइला फायरफॉक्स ब्राउजर आता है, मोजाइला फायरफॉक्स ब्राउजर आता है। या फिर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर आता है। तो इन सभी ब्राउजर के माध्यम से आप ब्राउज करते हैं, तो ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वहीं देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है सिस्टम मेमोरी को मैनेज करना, डिस्क को डिफ्रेगमेंट करना और हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना। ये जो हार्डवेयर से रिलेटेड काम है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना करके ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है। कल भी हमने ये चीजें पढ़ाया था आपको, और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझाया है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे हमने ट्रिक दे दिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के काम कराए, यूजर के काम कराए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मॉडेम के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मॉडेम का काम क्या है ये पूछ रहा है यहाँ पे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह कंप्यूटर से डिजिटल डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करता है जिसे फोन लाइनों पर प्रेषित किया जा सकता है, और इसके विपरीत भी। देखिए मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या है ये देख लीजिए। ये पूछ लिया जाता है मॉडेम का काम, ऐसे पूछ लिया जाता है तो क्या काम है, तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है, यानी मॉड्यूलेट करने का काम करता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम किसका है, मॉडेम का।
और इसमें देखिए ये भी बता रहे हैं यहाँ पे डिजिटल डाटा को यहाँ पे फोन लाइनों में प्रेसिस करने के लिए काम आता है। तो फोन लाइन कैसा लाइन होता है ये? तो एक तरह के एनालॉग सिग्नल होता है। तो डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदलने का काम होता है मॉडेम का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एमएस वर्ड की मेल मर्ज प्रक्रिया में मैच फील्ड विकल्प का क्या कार्य होता है? मैच फील्ड का काम होता है डॉक्यूमेंट में प्लेस होल्डर के साथ डाटा सोर्स में डेटा फील्ड को कनेक्ट करना काम होता है मेल मर्ज में। किसका? डाटा फील्ड, ये क्या था? मैच फील्ड का काम होता है डाटा फील्ड को कनेक्ट करना प्लेस होल्डर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेल मर्ज में किस स्टेप में उस डेटा स्रोत का चयन करना शामिल होता है? तो बहुत सारे स्टेप होता है, 5 या 6 स्टेप होता है ये मेल मर्ज का। उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि डाटा स्रोत का चयन करना शामिल होता है कौन से स्टेप में? तो ये होता है प्राप्तकर्ता सूची का चयन करना वाला जो स्टेप होता है, वहां से जो है आप डाटा स्रोत का चयन करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल के अंदर नई लाइन यानी लाइन ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? नई लाइन डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Alt+Enter हो जाएगा। जब आप एक्सेल में किसी एक सेल में कई लाइनों को टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप सामान्य इंटर नहीं दबा सकते। अगर आप सामान्य इंटर दबाइएगा तो वो अगले सेल में जो है चला जाएगा अगले और फिर आप चाहते हैं कि यहां से लिखने के बाद उसी सेल में अगला लाइन में जाए तो आपको ऑल्ट के साथ में इंटर जो है प्रेस करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिए, Alt+Enter। जैसे कि देखिए आप चाहते हैं कि ये एक ही सेल में ये तीनों लाइन लिखा जाए। यहाँ पे मान लीजिए लिख रहे हैं, बिना आप ऑल्ट के इंटर प्रेस कीजिएगा तो आप दूसरे सेल में चले जाइएगा। आप उसी में लिखना चाहते हैं अगले निचले लाइन में तो ऑल्ट के साथ में इंटर जो है प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल टूल पूर्व डिजाइन किए गए शेप और कनेक्टर के साथ एक फ्लो चार्ट या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने की सुविधा देता है? तो फ्लो चार्ट और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किस में होता है? तो ये स्मार्ट आर्ट का सेक्शन अवेलेबल रहता है, वहां पे आपको फ्लो चार्ट जो है देखने को मिल जाता है। ओके, फ्लो चार्ट आपको स्मार्ट आर्ट वाला जो होता है वहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इंसर्ट टाइप पे जाना पड़ेगा, उसके बाद में स्मार्ट आर्ट में जाइएगा और वहां पे चूज लेआउट पे क्लिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल बार का उपयोग किया जाता है? तो अंडरलाइन का शॉर्टकट की पूछता तो आप Ctrl+U कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है किस टूल में आप जाकर कीजिएगा, मैनुअली करना है तो आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में जाना पड़ेगा अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को। ओके, MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब के स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वास्तविक नहीं है? कहने का मतलब है स्लाइड शो में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है। देखिए, कस्टम स्लाइड शो रहता है, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो रहता है, फ्रॉम करेंट स्लाइड शो रहता है, लेकिन रिवर्स फ्रॉम रियर स्लाइड शो का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं आपको एक्सेल में। यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट में जाना था हमें और यहाँ पे स्लाइड शो पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे कितना 3 ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रॉम बिगिनिंग है, फ्रॉम करेंट स्लाइड है और यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो है, लेकिन कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है रिवर्स फ्रॉम रियर वाला। ओके, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन फाइल आमतौर पर आपके कंप्यूटर में किस फाइल एक्सटेंशन के साथ होती है? कोई भी जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में तो उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe होता है, .exe याद रखिएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए क्या एक्सटेंशन होता है, .exe। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कीजिएगा, उसका एक्सटेंशन माने लास्ट में जो वर्ड होता है वो .exe होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे setup.exe, install.exe, chrome installer.exe होता है, लास्ट में .exe लगा रहता है। इसका ट्रिक हमने दे दिया है, एक्स मतलब एग्जीक्यूट यानी इंस्टॉल शुरू करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है कि www के आविष्कारक इन्वेंटर कौन थे? पहले तो इसका जान समझ लीजिए कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब।
ओके, इसके इन्वेंटर जो थे टिम बर्नर्स-ली थे। ओके, ये जीके का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी पूछा जाता है। तो टिम बर्नर्स-ली जो है www के आविष्कारक हैं। ये क्या है, तो वह सिस्टम है जिसमें हम इंटरनेट पर वेबसाइटें, वेब पेज और ब्राउजिंग कर पाते हैं। इसका आविष्कार 1990 में सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जो उस समय सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में कार्यरत थे। उन्होंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पहला वेब ब्राउजर भी तैयार किया था। वहीं पूछ लिया जाता है कि HTTP में HTTP जिसमें S लगा रहता है वो सिक्योरिटी को डिनोट करता है। सिक्योरिटी के ये जिसमें ये लगा रहता है वो वेबसाइट तुलनात्मक रूप से सिक्योर माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो डर थोड़ा कम रहता है। ओके, 1991 में पहली वेबसाइट लाइव हुई थी। यह एक साधारण टेक्स्ट वेबसाइट था, टेक्स्ट पेज था। ओके, एलन ट्यूरिंग क्या किए थे ये ध्यान रखिएगा। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर AI के जनक माने जाते हैं और लिनस टोरवाल्ड्स जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता माने जाते हैं। लिनस टोरवाल्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता है और एलन ट्यूरिंग वाला पूछ लिया जाता है तो आधुनिक कंप्यूटिंग और AI के जनक माने जाते हैं। 56 है, डॉक्यूमेंट तैयार करने, स्टोर करने और प्रिंट करने में सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? तो जिसमें आप जो है डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रिंट करते हैं, उसे वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। वर्ड प्रोसेसर का और भी एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। MS वर्ड, गूगल डॉक्स, लिब्री ऑफिस राइटर, ये नहीं पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। WPS ऑफिस राइटर, ये सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड को प्रोसेस किया जाता है, सेंटेंसेस लिखा जाता है, पैराग्राफ बनाया जाता है, फाइल उसे स्टोर किया जाता है, क्रिएट किया जाता है और प्रिंट किया जाता है। बहुत सारे ये सभी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। और भी ऑप्शन है, स्पेलिंग, ग्रामर चेक कर सकते हैं वहाँ पे, इमेज जोड़ सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट, बोल्ड, कलर, ये सभी कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 57 है कि MS वर्ड मेल मर्ज में जब नया प्राप्तकर्ता डेटा स्रोत से जोड़ा जाता है तो मेल मर्ज प्रक्रिया को पूरा करने से पहले क्या किया जाता है? तो मेल मर्ज प्रक्रिया को पूरा करने से पहले सॉर्ट किया जाता है और फिर फिल्टर किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये उल्टा पुल्टा क्रम देकर पूछ लिया जाता है। तो मेल मर्ज की प्रक्रिया से पहले सबसे पहले सॉर्ट किया जाता है, उसके बाद में फिल्टर किया जाता है और ये सभी डिटेल हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 कि एक एक्सेल वर्कबुक में 3 कॉलम है ABC। यदि हम पहला कॉलम ये डिलीट करते हैं तो अब पहले कॉलम का नया लेवल क्या होगा? ये देखिए, यहाँ पे हम यहीं से दिखा देते हैं। ये बोल रहा है कि ये पहला जो कॉलम है आप डिलीट कीजिएगा तो इस कॉलम का नाम क्या हो जाएगा दोबारा से? तो जब भी आप डिलीट कीजिएगा तो इसके जगह पर इसी का दोबारा से नाम हो जाएगा A, मतलब कि उसी को रिप्लेस कर लेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। A कॉलम कीजिएगा तो फिर से यहाँ पे A कॉलम ही आ जाएगा। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही पूछना चाहता है, घुमा कर पूछा है कि एक्सेल शीट में अगर A वाला कॉलम आप डिलीट करते हैं तो उसके जगह पे नया लेवल क्या लग जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो यही नाम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कार्यों यानी ओवरऑल ऑपरेशंस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है जिम्मेदार होता है? ओवरऑल जो ऑपरेशन है उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है जिम्मेवार होता है। दूसरा हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि स्पेशल पर्पज, विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 होता है कि MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक सेल ऊपर ले जाने के लिए डिफॉल्ट रूप से कौन सी कुंजी की का उपयोग किया जाता है? एक सेल ऊपर ले जाने के लिए डिफॉल्ट रूप से कौन सा कुंजी जो है प्रेस कीजिएगा तो अप एरो जो है प्रेस कीजिएगा तो एक सेल जो है ऊपर चला जाएगा। ये मान लीजिए सेल है तो यहाँ से यहाँ पे जाना है तो क्या कीजिएगा, अपर जो एरो है, ऊपर वाला एरो वो प्रेस कीजिएगा तो वो आपका ये वाला एरो रहता है तो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये सभी टोटल जो है 60 क्वेश्चन हमने आपको कराया और समय की कमी के चलते यहाँ पे थोड़ा जल्दीबाजी में क्वेश्चन कराना पड़ा है। और कल वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी टोटल हमने 60 क्वेश्चन आपको कराकर प्रोवाइड कराया है। और कल आज 18 है और 20 से आपका जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो या फिर प्रॉब्लम हो तो कैंडिडेट सभी हेल्प कर लेते हैं डिस्कशन ग्रुप में। और टेलीग्राम पे सबसे पहले हम अपडेट डाल देते हैं, क्योंकि हमेशा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच।